गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सभी बच्चे अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुकी है। जो बच्चे 10th क्लास में थे उनकी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल यही चूज करना है कि वो कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से। लेकिन जो 12th क्लास में थे बच्चे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब हम क्या करें, एग्ज़ाम तो नहीं होने वाली है। तो उनके लिए बच्चों यही है कि बच्चे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कौन से फील्ड में जाना है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो हैं उनका एम यही होता है, ज़्यादातर बच्चों का, नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में जाने का। तो अगर हम नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की बात करें तो इन तीनों में फिज़िक्स का लगभग इक्वल कोर्स ही आता है। नेवी और एयरफोर्स दोनों में 25 क्वेश्चन आते हैं फिज़िक्स के। तो बच्चों, इस महामारी में आपको समय है उसको ख़राब नहीं करना है और लगातार स्टडी करनी है। तो बच्चों की डिमांड पर यहाँ हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं नए सिरे से। इसमें एक वीडियो आपको 12th क्लास का मिलेगा और एक 11th क्लास का मिलेगा, जिससे कि आपका 11th और 12th दोनों का कंप्लीट हो जाए। क्योंकि 11th क्लास का भी कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों का, क्योंकि इतना टाइम में नहीं मिला था पिछले सेशन में। तो 11th क्लास का और 12th क्लास का दोनों का सिलेबस साथ में चलेगा। 12th क्लास का जो वीडियो होंगे, जो भी पूरा कोर्स होगा, वो टारगेट सीरीज़ में रखा गया है और 11th क्लास का जितना भी कोर्स होगा उसको ड्रीम्स सीरीज़ में रखा गया है। तो दो सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट हम करेंगे। अगर हम 12th बोर्ड की बात करें 2022 की, तो आपका जो कोर्स है वो अब चेंज हो चुका है बच्चों। पहले राजस्थान बोर्ड अप्लाई था, अब NCERT कोर्स से अप्लाई होगा। राजस्थान बोर्ड और NCERT में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग दोनों सेम ही है। यूनिट जो है दोनों में इक्वल ही है। मैं केवल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। राजस्थान बोर्ड में भी 10 यूनिट है और NCERT में भी 10 यूनिट ही है। चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया है। राजस्थान बोर्ड में टोटल चैप्टर है वो 17 है और NCERT में 16 है और 15 है, 15 या 16 है। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है बच्चों, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है। कुछ टॉपिक्स NCERT में है, राजस्थान बोर्ड में नहीं है, कुछ राजस्थान बोर्ड में NCERT में नहीं है, बट ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कोर्स इक्वल ही है। तो आपको इस टाइम का सदुपयोग करते हुए लगातार आपको क्लास से ज्वाइन करनी है। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो क्लास को ज़रूर देखें और इन क्लासों का उनको आगे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो बच्चे 12th पिछली साल भी जिन्होंने 12th पास आउट की थी और इस बार भी जिन्होंने 12th पास आउट की है, उनके लिए 2 या 3 साल का ये जो गैप होता है ये बहुत ही अच्छा गैप होता है गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में। अब ये अगर आप टाइम निकाल दोगे तो आगे बहुत परेशानी होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये कहते हुए मैं अब टॉपिक शुरू करता हूँ। आज हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो यूनिट है ऑप्टिक्स। ज़्यादातर टीचर्स हैं वो इसी यूनिट को शुरू करते हैं। इस यूनिट को शुरू करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तो ये यूनिट लेंथी है बच्चों, ओके। दूसरा, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही
आसान कॉन्सेप्ट है और लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। तीसरा ये है कि चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात करें, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स की यूनिट होती है वो यही है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी यूनिट से आते हैं। चौथी बात ये है कि ये जो यूनिट है इसका बेसिक थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं वो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, इसलिए आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होती है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है बच्चों? ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 11 था। रे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हम ऑप्टिक्स को देखेंगे। ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाशिकी क्या है, हिंदी में इसको प्रकाशिकी बोलते हैं। तो नाम से पता चलता है प्रकाशिकी बोली तो प्रकाश के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस फिजिक्स की इस ब्रांच में हमें लाइट से रिलेटेड ही कुछ पढ़ना है। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ए लाइट। भौतिक विज्ञान की ये शाखा है, इस शाखा के अंदर हमें प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है कि लाइट जो है, प्रकाश है, उसकी नेचर कैसी है, वो किस प्रकार से ट्रेवल करता है, प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश है वो किस प्रकार से गमन करता है, एंड ऑल द फिनोमिनाज ऑफ लाइट। प्रकाश से कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न होती है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो आप डेली लाइफ में देखते हो, दैनिक जीवन में आप उसको फील कर सकते हो कि ये प्रकाश की घटना होती है। तो ऑप्टिक्स से प्रकाश की जो है, इसके अंतर्गत हमें लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। ओके बच्चों, अब देखो अगेन इस यूनिट को या इस ब्रांच को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक रे ऑप्टिक्स जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स। तो इस ब्रांच को फर्दर 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया है, अगेन 2 ब्रांचेज में क्यों डिवाइड किया गया है, इसका भी बच्चों एक रीजन है। क्या रीजन है? कि लाइट की नेचर कैसी है। नेचर बोले तो उसका रंग रूप कैसा है, लाइट है वो दिखने में कैसी होती है, ओके, उसका रूप कैसा होता है, किस फॉर्म में वो ट्रेवल करता है। इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रिंसिपल प्रोड्यूस किए। ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या थे, वो प्रिंसिपल हम अगले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर आपको केवल समझना है। ये कोई लाइट सोर्स है, वो सबसे बड़ा जो लाइट सोर्स है वो सन ही होता है। और भी आप बहुत सारे लाइट सोर्स देखते होंगे, सबसे बड़ा जो लाइट सोर्स है वो सन है। ओके बच्चों, तो 4 प्रिंसिपल प्रोवाइड किए गए डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा। सबसे पहला जो प्रिंसिपल था फॉर द नेचर ऑफ लाइट की, प्रकाश की प्रकृति के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला जो सिद्धांत है वो ये है, न्यूटन कोरपस्कल्स। न्यूटन्स कोरपस्कल्स थ्योरी। ओके, न्यूटन्स कोरपस्कल्स थ्योरी क्या है? ये न्यूटन ने प्रिंसिपल प्रोवाइड किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो किसी भी लाइट सोर्स से पार्टिकल की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है या इमिट होती है। कहने का मतलब है, न्यूटन ने ये बताया कि लाइट है वो पार्टिकल नेचर की होती है, पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। दीज पार्टिकल्स आर लाइट एंड इनविजिबल। ये लाइट पार्टिकल होते हैं और इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो न्यूटन से कोरपस्कल्स थ्योरी क्या कहती है कि लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लाइट की नेचर कैसी है? पार्टिकल नेचर है। लाइट है वो पार्टिकल फॉर्म में मिलता है, दिखता तो नहीं है लेकिन इसको
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या थ्योरी के अकॉर्डिंग फील कर सकते हैं कि वो पार्टिकल नेचर है। और ये जो पार्टिकल है इनका साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट कलर के लिए। रेड कलर के अलग होगा, येलो कलर के, वॉयलेट कलर के लिए, सब कलर के लिए अलग अलग होता है इन पार्टिकल का साइज। रेड कलर के लिए ये जो पार्टिकल है उनकी साइज सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट के लिए सबसे कम होती है। और इन पार्टिकल की साइज के अकॉर्डिंग ही वेवलेंथ को कंसीडर किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को समझा जाता है। तो इन अलग अलग कलर के लिए या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए पार्टिकल की साइज डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए वेवलेंथ भी क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। ओके, तो न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी क्या कहती है कि लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से पार्टिकल के फॉर्म में आती है, कि कहने का मतलब लाइट है वो पार्टिकल नेचर की होती है। आफ्टर दैट हाइगेन्स वेव थ्योरी। हाइगेन्स वेव थ्योरी, हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या कहती है कि आफ्टर दैट हाइगेन्स साइंटिस्ट है, इसने एक थ्योरी पेश की, हाइगेन्स वेव थ्योरी बोलते हैं उसको। उसने ये बताया कि लाइट जो है वो किसी लाइट सोर्स से वेव के रूप में प्रोड्यूस होती है। किसके रूप में प्रोड्यूस होती है बच्चों, वेव के रूप में ट्रेवल करती है। हाइगेन्स ने तो ये बताया था कि ये जो वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। बट इसके बाद में फेनल साइंटिस्ट आया, उसने ये बताया कि जो ये वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्योंकि एक फिनोमिना और जुड़ गया था वेव नेचर से रिलेटेड, जिसको हम ध्रुवण बोलते हैं। तो वो ध्रुवण तभी संभव है जब प्रकाश की प्रकृति, लाइट की नेचर है वो कैसी हो बच्चों, ट्रांसवर्स हो। ओके, इसके बाद में हाइगेन ने बता दिया कि वेव फॉर्म में चलती है। आफ्टर दैट प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स ने क्या किया, जेम्स प्लांक जो है उन्होंने लाइट के नेचर के बारे में क्या बताया कि लाइट जो है वो किसी लाइट सोर्स से स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होता है। ओके, इस थ्योरी, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से एनर्जी के पैकेट के रूप में प्रोड्यूस होती है। क्या होती है बच्चों, एनर्जी के पैकेट के रूप में प्रोड्यूस होती है। दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन पैकेट्स को हम फोटोन बोलते हैं, फोटोन और क्वांटा। और फोटोन और क्वांटा को हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं, वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। फोटोन और क्वांटा है, ये जो पैकेट है इनको फोटोन या क्वांटा बोलते हैं, और इन पैकेट को हम पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं, इनको फोटोन या क्वांटा बोला जाता है। वास्तव में फोटोन और क्वांटा है वो पार्टिकल नहीं होता है, बट वो बिहेव करता है एज ए पार्टिकल। तो हम इस थ्योरी या इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी आपको यही मिल रहा है कि लाइट की नेचर पार्टिकल ही होती है। तो न्यूटन्स और प्लांक दोनों ने ये बताया कि लाइट है वो किसी लाइट सोर्स से पार्टिकल के फॉर्म में चलता है, जो पार्टिकल वेरी स्मॉल और इनविजिबल होते हैं। लास्ट जो थ्योरी है वो है मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी। मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी, मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी, साइंटिस्ट आ गया मैक्सवेल। इसने क्या बताया कि लाइट जो है वो किसी लाइट सोर्स से ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी द लाइट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनी लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
ओके बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है इसका अलग से हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये भी वेव ही है, लेकिन ये सिंपल वेव से डिफरेंट कैसे है। सिंपल वेव में केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेशन होते हैं, बट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की अलग अलग वेव होती है, और दोनों के वाइब्रेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इसमें टू वेव्स होती है। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस है वो लाइट है वो वेव फॉर्म में है, और ये इसके अकॉर्डिंग टू अगर हम मैक्सवेल देखें तो लाइट है वो वेव के फॉर्म में है। तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल तो ये बताते हैं कि लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और दो प्रिंसिपल ये बता रहे हैं कि लाइट है वो पार्टिकल नेचर की होती है। ओके, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये 4 प्रिंसिपल प्रोड्यूस किए फॉर द नेचर ऑफ लाइट। लाइट की प्रकृति के लिए 4 अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 4 अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनमें से 2 साइंटिस्ट ये कहते हैं कि लाइट की जो नेचर होती है वो पार्टिकल होती है, लाइट है वो किसी भी लाइट सोर्स से पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करता है, और 2 साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भी क्या वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। ओके बच्चों, अब ये कौन सा प्रिंसिपल इसमें से सही है और कौन सा गलत है। अब देखो बच्चों, डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिनोमिना होते हैं, कुछ उनमें से कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो लाइट की पार्टिकल नेचर पर बेस्ड होते हैं। कहने का मतलब लाइट की नेचर को अगर हम पार्टिकल मानेंगे तभी वो फिनोमिना प्रोड्यूस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बट कुछ अदर फिनोमिना ऐसे होते हैं जो लाइट की वेव नेचर पर डिपेंडेड या उन पे बेस्ड होते हैं। अगर हम लाइट की नेचर को अगर वेव नेचर मानेंगे तभी वो फिनोमिना हो सकते हैं। जैसे हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रेक्टेंगल लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये सारे जो फिनोमिना है जो आप डेली लाइफ में देखते हो, ओके, ये जो फिनोमिना है वो तभी अकर्ष हो सकते हैं जब लाइट की नेचर कैसी हो, पार्टिकल नेचर हो। ये सारे फिनोमिना पार्टिकल नेचर पर बेस्ड होते हैं। ये न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी इस पर बेस्ड होते हैं। कहने का मतलब अगर ये फिनोमिना हमें डेली लाइफ में अगर देखने को मिलते हैं, इसका मतलब है लाइट की नेचर क्या होती है बच्चों, पार्टिकल नेचर होती है। बट कुछ अदर फिनोमिना भी होते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो फिनोमिना है ये लाइट के फिनोमिना ही है बच्चों, लेकिन ये फिनोमिना है लाइट की वेव नेचर पर बेस्ड होते हैं। कहने वाला लाइट की हम नेचर को वेव मानेंगे तभी ये फिनोमिना प्रोड्यूस हो सकते हैं। पार्टिकल नेचर अगर सही मानेंगे तो ये फिनोमिना नहीं हो सकते, बट ये फिनोमिना डेली लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई लाइट की जो नेचर है, प्रकृति है, वो वेव प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति होती है। इसका मतलब दोनों प्रकार के फिनोमिना डेली लाइफ में उपस्थित होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ फिनोमिना तो लाइट की पार्टिकल नेचर पर बेस्ड होते हैं और कुछ फिनोमिना लाइट की वेव नेचर पर बेस्ड होते हैं, कुछ तरंग प्रकृति पर, कुछ कणीय प्रकृति पर, ठीक है, लेकिन दोनों प्रकार के ही मिलते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो लाइट की जो नेचर होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो ड्यूअल नेचर की होती है। लाइट 2 प्रकृति का होता है, वो पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है और वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। दोनों नेचर ही सही है, क्योंकि कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है और कुछ फिनोमिना है वो वेव नेचर पर बेस्ड है। ओके बच्चों, तो इसी के बेसिस पर इस यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम वो फिनोमिना पढ़ेंगे लाइट के जो लाइट की पार्टिकल नेचर पर बेस्ड होते हैं। लाइट की कणीय प्रकृति पर आधारित जो भी फिनोमिना होंगे, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारे के सारे जो फिनोमिना है वो हमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है। ओके बच्चों, और वेव ऑप्टिक्स जो लाइट की वेव नेचर पर, तरंग प्रकृति पर आधारित जो भी घटनाएं हैं, जो भी फिनोमिनाज है,
उनको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। इसलिए ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि उसकी नेचर 12 होती है। जो पार्टिकल नेचर पर जो भी फिनोमिना होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, वो रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, और जो वेव नेचर पर जो भी आपके कॉन्सेप्ट, जो भी फिनोमिना आपके बेस्ड होंगे, उन्हें हमें वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। ओके बच्चों, जो भी फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, सारे फिनोमिना हम 1 बाय 1 डिटेल में उनकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द ऑप्टिक्स एंड दैट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। वो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के अंदर अगर हम कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, डेरिवेशन जो हमारे पास होगा, उस डेरिवेशन में हम सिंपल ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल यूज में लेते हैं। ट्रेंगल लेते हैं, ट्रेंगल में इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, तो जो भी ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स है उसको हम अप्लाई करके डेरिवेशन सोल्व करने वाले हैं। इसलिए रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई होती है। ओके बच्चों, तो हम शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स। ओके बच्चों, इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों लाइट। सबसे पहले हमें लाइट के बारे में पढ़ना है कि लाइट, प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं हम, प्रकाश क्या होता है, इसे हमें पढ़ना है। ओके बच्चों, प्रकाश क्या है सब जानते हो, प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में सब जानते हो। लाइट के बिना कुछ नहीं हो सकता बच्चों। लाइट एक ऐसा माध्यम है बच्चों जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। रात के समय हम देखें, वो वस्तु वहीं पर उपस्थित होती है लेकिन हमें नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि रात के समय में प्रकाश, लाइट नहीं है। इसलिए क्या है कि लाइट या प्रकाश वो माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो लाइट इज द नेसेसरी मीडियम बाय विच वी कैन एनी बॉडी क्लियरली। हम किसी भी बॉडी को देख सकते हैं, एक मीडियम ही होता है लाइट। और लाइट है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब लाइट के पास एनर्जी होती है। वो हम जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उससे हमने देखा भी था कि लाइट है वो एनर्जी के पैकेट के रूप में आती है, जिन एनर्जी के पैकेट को हम फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। तो कहने वाला लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म ही है। लाइट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, अब लाइट कैसे ट्रेवल करती है उसकी नेचर हमने देख ली। लाइट वो डुअल नेचर की होती है। लाइट जो है वो किसी मीडियम में स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। किस पाथ पर ट्रेवल करती है बच्चों? स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। और जो भी स्ट्रेट पाथ लाइट ट्रेवल करेगी, उस स्ट्रेट पाथ को हमें एरो से रिप्रेजेंटेड करते हैं। किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं बच्चों? एरो से। लाइट है, किसी भी लाइट सोर्स से आएगी तो हमें लाइट को रिप्रेजेंट करना है। लाइट हमें नहीं दिखती है, जैसे सन से हमारे पास लाइट आ रही है, हमें नहीं दिख रही है, बट हमें पेपर पर या बोर्ड पर लाइट को रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई सिंबल ज़रूर चाहिए। तो लाइट के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन यूज में लेंगे विद एरो अहेड। उसके शीर्ष पर तीर का निशान लगाकर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित करेंगे। ये जो तीर का निशान जो है वो प्रकाश की दिशा को दर्शाता है, लाइट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके बच्चों, और इस एरो अहेड, इस स्ट्रेट लाइन, ये जो पाथ ऑफ लाइट है, जो प्रकाश का जो पथ है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट रे बोलते हैं इसको।
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट रे बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं इसको। ओके, तो किसी भी मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करेगी तो जो लाइट द्वारा जो भी पाथ है कंसीडर किया जाएगा या पाथ ट्रेवल करेगी लाइट, उस पाथ को हमें लाइट रे या प्रकाश किरणें कहेंगे। सिंपल सी बात यह है कि लाइट को हमें लाइट रे से शो करना है। हम कहेंगे कि लाइट उधर से आ रही है किसी लाइट सोर्स से, तो हमें लाइट को ये लाइट रे से रिप्रेजेंट करना है, प्रकाश किरण से व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें, हमारे पास अगर एक से ज़्यादा लाइट रे है, मल्टीपल लाइट रे है, ओके, यहाँ पर देखो लाइट रे, बहुत सारी लाइट रे हैं। किसी भी लाइट सोर्स से एक लाइट रे तो आएगी नहीं, मल्टीपल ही लाइट रे आएगी। जैसे टॉर्च है, उससे ये थोड़ी एक ही लाइट रे आएगी। सन है, एक ही लाइट रे थोड़ी आ रही है, मल्टीपल लाइट रे आ रही है। तो ये जो ग्रुप ऑफ लाइट रे है, ये क्या है? लाइट रे का ग्रुप है, मंडल है, क्लस्टर है, झुंड है, पुंज है। तो ये जो ग्रुप ऑफ लाइट रेज है, इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ओके, और यहां पर अब देखिए लाइट रे क्या है? पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ ए लाइट। ओके बच्चों, तो बीम ऑफ लाइट ऐसे भी हो सकती है और बीम ऑफ लाइट को हम ऐसे भी शो करते हैं। कहीं आप देखोगे कि बीम ऑफ लाइटें ऐसे होगी। यहाँ पे भी देखो बच्चों मल्टीपल लाइटें हैं बट वो पैरेलल नहीं है। यहाँ पर आप देखो कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है, कहने मतलब ये फैल रही है या संकुचित हो रही है। यहाँ से हम देखें तो लाइटें क्या हो रही है? फैल रही है। लाइट सोर्स है, अब देखो ये तो हेड है, हेड ये शो करता है कि लाइट किधर जा रही है। ये टेल है, टेल ये शो करता है कि लाइट किधर से आ रही है। लाइट किधर से आएगी? लाइट सोर्स से आएगी। कहने का मतलब है ये इधर से आ रही है, इसका मतलब लाइट सोर्स कहीं इधर होगा, इधर कहीं लाइट सोर्स होगा। ओके, ये कहीं जा रही है, कोई दूसरे मीडियम में जा रही है, इसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वो हम आगे देखेंगे कैसे क्या होगा, अलग फिनोमिना भी देखेंगे। यहाँ पर जो बीम है वो पैरेलल बीम है और यहाँ पर देखो डाइवर्ज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको हम डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं बच्चों। ओके, अगर मान लो लाइट रे ऐसी है, यहां से देखो ये भी क्या बीम ऑफ लाइट ही है बच्चों, बट यहां पर क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ओके बच्चों, और ये जो लाइट है इसको हम, ये जो बीम ऑफ लाइट है इसको एक नाम और भी देते हैं। ये देखो, आप देखो अगर हम पेंसिल देखें तो पेंसिल है वो इस शेप में होती है बच्चों, इस शेप में होती है। आगे से देखो पेंसिल इस शेप में है। इस पेंसिल के इस नोक को अगर हम लाइट रे के रूप में रिप्रेजेंट करें तो देखो ये इस फॉर्म में मिल रही है, तो इसको हम पेंसिल बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं बच्चों। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर आपको ये कह दे कि मिरर पर पेंसिल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इमेज कैसी बनेगी, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमेज। या कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, पैरेलल हो रही है तो कैसी बनेगी। तो ये भी बीम ऑफ लाइट है, ये भी बीम ऑफ लाइट है, ये भी बीम ऑफ लाइट है, ये पैरेलल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, तो इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। ओके, और इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ ए लाइट। इसको हमें समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। इसको हमें, ये फैल रही है, अपसारित हो रही है ये, तो इसको हमें अपसारित प्रकाश पुंज बोलते हैं। ये
अभिसारित हो रही है, सिकुड़ रही है, तो इसको अभिसारित प्रकाश पुंज बोलते हैं बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो होगी बात है कि लाइट को हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। लाइट को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपको मैंने वेक्टर के बारे में बताया था, सेम टू सेम वैसे वेक्टर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो अहेड लगाते हैं। एरो है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे भी हमें लाइट को भी लाइट रे से रिप्रेजेंट करना है। कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन से हमें रिप्रेजेंट करना है और उसके आगे एरो लगा देना है। एरो है वो लाइट की प्रकाश की दिशा को व्यक्त करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं कि लाइट की स्पीड क्या होगी। स्पीड ऑफ लाइट, अलग अलग डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है बच्चों। पहले हम बात करते हैं कि मीडियम क्या होता है। मीडियम है वो कैसा भी हो सकता है बच्चों। मीडियम ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, पारदर्शी भी हो सकता है और अपारदर्शी भी हो सकता है। आप दैनिक जीवन में पारदर्शी माध्यम भी देख सकते हो और अपारदर्शी माध्यम भी देख सकते हो। ठीक है, अपारदर्शी जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे मान लो दीवार है उसके आप आर पार नहीं देख सकते, तो वो अपारदर्शी है। तो जो भी आप दैनिक जीवन में जो भी आप ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु देखते हो, तो अगर उसके हम आर पार अगर देख रहे हैं तो वो क्या है, पारदर्शी है। जिसके नहीं देख रहे वो अपारदर्शी है। पारदर्शी माध्यम की बात करें, जैसे पानी है, पानी के हम आर पार देख सकते हैं। अगर किसी भी पात्र में अगर पानी भरा हुआ है तो उस पात्र का पेंदा है वो हमें दिखाई देता है, इसका मतलब वो पारदर्शी है। गिलास है वो भी पारदर्शी है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। और एयर वायु है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। हम आर पार देख सकते हैं इसलिए हम एक दूसरे को देख सकते हैं, कोई भी वस्तु देख सकते हैं, क्योंकि एयर जो है, हवा जो है वो पारदर्शी है। ठीक है, तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। द स्पीड ऑफ द लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, बट एक मीडियम में एक ही होती है। सेम, अगर एक ही मीडियम आपको गिवन है तो उसमें सेम होगी। एक मीडियम एक ही होती है। जैसे किसी एक मीडियम, जैसे मान लो लाइट है वो एयर में ट्रेवल कर रही है, तो एयर में भी अगर वो ट्रेवल करती रहे तो उसकी एयर में किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्पीड देखें तो वो सभी जगह सेम ही रहेगी जब तक वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। तो किसी एक मीडियम में सेम होगी। जैसे हम वाटर की बात करें, अगर मान लो वाटर में लाइट है वो ट्रेवल कर रही है तो वाटर में सभी जगह उसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी। अगर मान लो केवल ग्लास में ही ट्रेवल कर रही है तो ग्लास में उसकी स्पीड है वो सेम रहेगी। एक मीडियम में सेम रहेगी, एक माध्यम में समान रहेगी, बट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी, वो चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है हम आगे देखेंगे। ओके, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर। सबसे ज्यादा किस में होती है बच्चों, वैक्यूम या एयर में होती है। सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है लाइट की वो वैक्यूम और एयर में होती है। सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है लाइट की वो वैक्यूम में होती है और एयर में वैक्यूम से थोड़ा सा कम होती है, बट हम लगभग बराबर ही लेते हैं वैक्यूम और एयर को। और वो कितनी होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से ट्रेवल करता है एयर और वैक्यूम में लाइट। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट, 3 × 10⁸ मीटर। कहने का मतलब है 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है लाइट। इसका मतलब है एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए सन हमसे बहुत दूर है, स्टार्स है वो हमसे बहुत ही दूर है, लेकिन उसकी जो लाइट जो है हमारे पास पहुंचती है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। ओके, आप वर्षा के दिनों में देखते हो जब आकाश में बिजली चमकती है तो आप देखते हो कि जो लाइट है
वो हमें पहले दिखाई दे जाती है और साउंड है वो बाद में सुनाई देता है। साउंड है, लाइट और साउंड दोनों का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसमें उल्टा चलता है। लाइट में यहाँ पर हम देखें कि अधिकतम जो मैक्सिमम वो वैक्यूम और एयर में, निर्वात या हवा में होती है। बट अगर हम ध्वनि की, साउंड की बात करें तो वहाँ उल्टा हो जाता है, वहाँ पर एयर और वैक्यूम में मिनिमम होता है। अगर हम एयर की बात करें, एयर वैक्यूम में तो जीरो होता है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं करता है। एयर में अगर हम स्पीड देखें साउंड की तो वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, इतनी स्पीड से ट्रेवल करता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि आकाश से जब लाइट आएगी और ये साउंड आएगी तो लाइट है वो इस स्पीड से है और साउंड इस स्पीड से, तो ज़्यादा स्पीड इसकी है तो ये पहले पहुंच जाता है, तो पहले हमें लाइट दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है, यही रीज़न है। ओके, तो डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, बट किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में ईच प्लेस पर सेम होती है और मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। मैक्सिमम जो होती है वो किस में होती है बच्चों, वैक्यूम और एयर में होती है। ओके, तो ये स्पीड से रिलेटेड है कि स्पीड जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। हमें पता है कि लाइट है वो ट्रेवल करेगी तो उसकी कोई ना कोई स्पीड या वेलोसिटी ज़रूर होगी, तो किसी एक मीडियम में सेम होगी और अलग अलग मीडियम में डिफरेंट होगी। मैक्सिमम है वो एयर और वैक्यूम में होगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, लाइट का रोल क्या है। लाइट का रोल यही है, मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है वो हमें कैसे काम आती है। लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में काम में आती है। ओके, लाइट के हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को इजीली सीन कर लेते हैं। ओके, अगर लाइट नहीं है तो हम सीन नहीं कर सकते, लाइट है तो हम इजीली सीन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लाइट। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सीन होता कैसे है, ऐसे होता है बच्चों सीन। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये एप्पल है। ओके, ये कोई लाइट सोर्स है, जैसे सन मान लिया मैंने, ये सन है, इस सन से लाइट आई और इसे एप्पल पर जाकर इंसिडेंट हुई। ओके बच्चों, एप्पल की जो सरफेस है हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर जो एक फिनोमिना लगेगा लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब लाइट है वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये लाइट है वो डिपेंड करेगी कि ये इस मीडियम, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एयर में ट्रेवल करती है, एयर से एयर में इसकी स्पीड सेम होगी। जैसे ही ये यहाँ आई तो ये अलग मीडियम आ गया, एप्पल में इंटर करेगी। अब इंटर करेगी तो रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, वो इस मीडियम पर डिपेंड करेगा, ये ट्रांसपेरेंट है कि नॉन ट्रांसपेरेंट। अब बताइए, एप्पल ट्रांसपेरेंट होता है कि नॉन ट्रांसपेरेंट? नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, अपारदर्शी होता है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट जो होगा वो रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का होता है, एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो, उसमें आपकी जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो क्या होंगी, सिंगल डायरेक्शन में होंगी, और इरेगुलर है तो उसमें मल्टीपल डायरेक्शन में होंगे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, वो हम आगे रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इससे जस्ट आगे हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ने वाले हैं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन वहाँ होगा जहाँ पर सरफेस रफ हो, रफ सरफेस। अगर खुरदरी सरफेस है, खुरदरी सतह है, तो वहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ओके बच्चों, ओके। अब यहाँ पर देखो ये लाइट रे हुई तो ये क्या होगी, ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाएगी, इरेगुलर रिफ्रैक्शन होगा।
सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा। और ये भी नहीं है कि भाई एक ही लाइट रे आ रही है, लाइट रे ऊपर से इधर से सभी जगह से लाइट रे आएगी। ओके, सन से लाइट आएगी तो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर दीवार से इस पर सभी जगह, मतलब इसकी पूरी सरफेस पर देखें तो सभी और ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसे। अब देखो ये जो एप्पल है, ये सेब है, इससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट ये आई है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो इसके पास इस एप्पल से रिफ्लेक्टेड लाइट इसके पास पहुंचेगी, और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस आई की रेटिना पर इंसिडेंट होगी तो उस रेटिना पर इस एप्पल की इमेज बन जाती है। तो इस नेचर में कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो हमें सीन कैसे होता है, वो सीन तभी होता है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आईज तक पहुंचेगी, तभी आपकी वो लाइट हमें सीने वो ऑब्जेक्ट हमें सीने होगा। कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में कौन सा फिनोमेना काम में आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं। लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ की रेटिना पर गिरेगी और उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आइज़ की रेटिना पर बनता है और वो हमें दिखाई देता है। अगर मान लो लाइट होगी नहीं तो न रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे पास नहीं पहुंचती है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देता है। तो लाइट होगी तभी ऑब्जेक्ट सीन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, हम किसी भी जगह आइज को रख लें तो इस आइज के पास इस एप्पल से रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो पहुंच जाएगी। इसलिए आप किसी भी डायरेक्शन से देखें तो ये एप्पल आपको नज़र आता है। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तभी एप्पल आपको दिखेगा, इधर से देखेंगे तो भी दिखेगा, इधर से नीचे से देखेंगे तो भी दिखेगा, क्योंकि इससे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो किसी भी आप डायरेक्शन में खड़े हो जाइए, आपके पास इस एप्पल से रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आईज की रेटिना तक पहुंचेगी और एप्पल आपको दिखाई देगा। अब दूसरी बात यह है कि एप्पल आपको कैसा कलर का दिखाई देता है। एप्पल आपको रेडिश फील होता है, रेड लाल नज़र आता है, इसको समझना, क्योंकि नेवी एयर फोर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि सन से जो लाइट आती है या किसी भी लाइट सोर्स से हम जो लाइट फील करते हैं वो वाइट लाइट कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में वाइट कोई कलर ही नहीं होता है, वो तो किसी से मिलकर बना होता है। तो जो वाइट लाइट है उसमें 7 कलर का कंपोजिशन होता है, 7 कलर का कंपोजिशन होता है। विबग्योर, बेंजानी, हैप्पीनाला। वाइट लाइट है वो 7 कलरों से मिलकर 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। विबग्योर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर से मिलकर बना होता है। लाइट जब एयर में ट्रेवल करती है तो ये 7 कलर एक साथ चलते हैं, हम साथ साथ वाली बात हो जाती है। कहने का मतलब है एयर में इन सभी कलर की स्पीड सेम होती है, तो 7 कलर साथ साथ अगर ट्रेवल करेंगे तो 7 कलर मिलकर वाइट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वाइट लाइट ही हमें दिखाई देती है। बट अगर मान लो वो वाइट लाइट जिसमें 7 कलर है वो अगर किसी दूसरे मीडियम में इंटर करे, एयर और वैक्यूम को छोड़कर, तब वो स्प्लिट हो जाती है। हम आगे देखेंगे कैसे स्प्लिट होगी। बेसिकली हम ये देखते हैं लाइट सोर्स से जो भी लाइट आएगी वो वाइट लाइट होगी, बट वो वाइट लाइट नहीं है, वो 7 कलरों का समूह होता है। ओके बच्चों, अब देखिए ये जो आपका एप्पल है वो हमें रेड फील होता है। वो रेड ही क्यों नजर आता है? वो रेड इसलिए नजर आता है कि सन से आई वो वाइट लाइट आई। कैसी लाइट आई बच्चों? वाइट लाइट आई। ओके, अब यहां पर देखो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा ना, अब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, अवशोषण भी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी तो ये जो एप्पल है, आप देखो धूप में एप्पल को रखोगे तो गर्म नहीं होगा क्या?
गर्म होने का मतलब ये कि उसने लाइट को अब्जॉर्ब किया है, तो यहां पर लाइट अब्जॉर्ब भी होगी। अब देखो ये जो आपका एप्पल क्या करता है कि यहां से व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट में से ये क्या करता है कि इन सभी कलरों को, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज या बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, इन सभी कलरों को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओनली सिंगल कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है। कैसा कलर होगा, रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारी आइज के पास कैसा कलर पहुंच रहा है, रेड कलर पहुंच रहा है। हमें तो जैसा हमारे आइज तक पहुंचेगा वैसा ही वो नजर आएगा। तो रेड, ये एप्पल क्या करता है कि 7 कलर में से 6 कलर को अब्जॉर्ब कर लेता है, ओनली रेड कलर को ही क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो इस आइज के पास कैसी है, रेड है, इसलिए हमें ये रेड फील होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, जैसे मान लो येलो कलर का है, तो येलो कलर का वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो केवल येलो कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सभी कलर को अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि भाई येलो कलर का, इसका उसने येलो अब्जॉर्ब किया है। येलो अब्जॉर्ब नहीं किया है, येलो रिफ्लेक्ट किया है। उसने ओनली येलो कलर रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सभी कलर को अब्जॉर्ब करेगा। जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का है वो उसी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सभी कलर को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन आता है बच्चों की गर्मियों के दिनों में हमें व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए कि ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों के टाइम में हमें वाइट ज़्यादा सूट करता है। वाइट ज़्यादा सूट इसलिए करता है क्योंकि वाइट जो है वो, अगर कोई भी हमने वाइट कपड़ा पहन रखा तो हमें वाइट दिख रहा है। मान लो कोई मान लो व्यक्ति है, उसने वाइट कपड़ा पहन रखा है तो वो हमें वाइट ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस शर्ट से वाइट लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इसका मतलब वाइट इंसिडेंट हुई, वाइट ही है। उसका मतलब उस आपके शर्ट ने कोई भी लाइट अब्जॉर्ब नहीं की है, इंसिडेंट वाइट थी और वाइट ही, मतलब एक ही कलर अब्जॉर्ब नहीं किया है। इसका मतलब अब्जॉर्ब अगर कम होगा तो हीट को बॉडी है वो हीटअप कम होगी, वो कम गर्म होगी। इसलिए गर्मियों के दिनों में अगर हम वाइट शर्ट पहनते हैं तो वाइट शर्ट से क्या होता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, अब्जॉर्प्शन कम होता है। रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो हीटअप कम होगा, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो हीटअप ज़्यादा होगा। अगर हम गर्मियों के दिनों में अगर ब्लैक कमीज पहन लें तो ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक नज़र क्यों आता है, ब्लैक कोई कलर है क्या, नहीं है। ब्लैक कलर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम बोर्ड को ही देख लें, जैसे ये तो वाइट बोर्ड है, ठीक है। अगर हम ब्लैक बोर्ड की बात करें तो हमें ब्लैक बोर्ड क्यों नज़र आता है, ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक ही क्यों नज़र आता है, वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि ब्लैक बोर्ड है वो क्या करता है, वाइट लाइट इंसिडेंट हुई उस वाइट लाइट में से पूरी की पूरी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब ब्लैक बोर्ड से एक भी लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है। ओके, तो वह जो आपका ब्लैक बोर्ड है वो सातों के सातों कलर को अब्जॉर्ब कर लेता है। कहने का मतलब वो क्या करता है, सभी लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। रिफ्लेक्शन नहीं होता है वहाँ पर, वेरी स्मॉल अमाउंट में रिफ्लेक्शन होता है, ज़्यादातर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। इसलिए गर्मियों के टाइम में अगर हम ब्लैक कपड़ा पहनते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लैक कपड़ा ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट नेग्लिजिबल करता है। तो ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा तो लाइट में हमें पता है कि क्या एनर्जी है, तो एनर्जी से वो क्या होगा, हीटअप हो जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लगातार आपको देखते रहना है और आपको बोर्ड से कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पूरे चैप्टर की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर आपको सेंड कर दी जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक को जब आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम जो है, जो ऐप है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। व्हाट्सअप की तरह ही है, व्हाट्सअप और टेलीग्राम में यही चेंज है कि व्हाट्सअप में नया कोई बच्चा जुड़ता है तो उसको पुरानी जो फाइल है वो नहीं मिल पाती है। टेलीग्राम में ये है कि कभी भी जुड़ो, जो पहले सेव की गई फाइल है वो वहीं पर उपस्थित रहती है। आप ज़िंदगी में कभी भी आप उसको चेक कर सकते हो, वो आपको वहीं पे मिलेगी।
तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करते ही टेलीग्राम को आपको ऐप को डाउनलोड करना है पहले, और डाउनलोड करके उसके बाद में आपको चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जो भी आप नोट्स लिखोगे तो वो नोट्स आपको PDFs को देखकर लिखने हैं। PDF बहुत अच्छे से बनाई हुई है, प्रिंटेड आपको PDF है मिलेंगी। आप ये सोचोगे कि इनकी ज़ेरॉक्स करवा लें या इसके प्रिंट आउट निकलवा लें, ये नहीं है। आपको उनके नोट्स लिखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी जो पेज होंगे उनको एक साथ आपको कॉपी में नोट करना है। जितना आप डेली, जितना वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं, उतना आप डेली फिर कॉपी में नोट करते जाइए और उसको याद करते जाइए। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। टाइम बहुत ख़राब है, लेकिन पढ़ाई से लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू।